नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में वेल्डो ट्रेड की और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो इसरो का है उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, इन ए गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग जिसको हम टीग वेल्डिंग कहते हैं, उसमें इनमें से कौन सा टाइप ऑफ पोलैरिटी का यूज किया जाता है। तो जो टीग वेल्डिंग होता है उसमें डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी भी यूज किया जाता है और डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी भी यूज किया जाता है और एससी हाई फ्रीक्वेंसी भी यूज किया जाता है। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, दी हीट जनरेटेड इन वेल्डिंग, जब हम वेल्डिंग करते हैं तब जो हीट बनता है वो उसका फॉर्मूला क्या होता है। देखो जो हीट होता है वेल्डिंग के लिए, हीट का फॉर्मूला क्या होता है। हीट H इज इक्वल टू करंट का I मीन्स करंट का स्क्वायर इंटू R मीन्स रेजिस्टेंस और T मीन्स टाइम, कितने टाइम के लिए करंट फ्लो होता है। तो हीट इज इक्वल टू I स्क्वायर आर टी। तो ऑप्शन नंबर बी देखो I स्क्वायर आर टी है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डज HAZ स्टैंड। देखो ये जो HAZ है इसका फॉर्मूला क्या है। तो HAZ का फॉर्मूला है हीट एफेक्टेड जोन। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो क्वेश्चन नंबर 4, इफ द हीट इनपुट इन आर्क वेल्डिंग मेथड इज इंक्रीज द रिक्वायर्ड करंट का वैल्यू क्या होगा। देखो जब हम वेल्डिंग करते हैं, आर्क वेल्डिंग करते हैं, तब अगर हीट का वैल्यू ज़्यादा होता है, हमें ज़्यादा हीट का वैल्यू चाहिए, तो अब करंट का वैल्यू हमें रिक्वायर्ड करंट का वैल्यू क्या होना चाहिए। ज़्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए, या फिर जितना था उतना ही होना चाहिए, या फिर नो रिलेशन, कोई भी इसका कोई भी रिलेशन नहीं है। तो इसका आंसर होगा जो हीट का फॉर्मूला होता है H इज इक्वल टू I स्क्वायर मीन्स करंट का स्क्वायर रेजिस्टेंस इंटू टाइम होता है। अगर ये जो हीट है इसका वैल्यू ज़्यादा हो रहा है मीन्स करंट का वैल्यू भी ज़्यादा होगा, क्योंकि दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए होगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर बढ़ेगा। देन देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में है, देखो फ्यूल गैस यूज्ड फॉर कटिंग डीप अंडर वाटर। देखो जब हम अंडर वाटर में, डीप अंडर वाटर में गैस कटिंग करते हैं, तो अब इनमें से कौन सा टाइप ऑफ गैस का यूज किया जाता है। तो इसका आंसर होगा अंडर वाटर गैस कटिंग के लिए हम हाइड्रोजन गैस का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, जब हम स्पॉट वेल्डिंग करते हैं, स्पॉट वेल्डिंग में जब हम लाभ जॉइंट करते हैं, तो जो वेल्डेड जोन है उसका डायमीटर कितना होना चाहिए। तो उसका आंसर होगा जब हम स्पॉट वेल्डिंग में लाभ जॉइंट करते हैं तब जो वेल्डेड जोन है उसका डायमीटर हमारा क्या होना चाहिए, 2T प्लस 2.5 मिलीमीटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। जिसमें ये जो टी है ये होता है हमारा थिकनेस ऑफ सीट। देखो मान लो ये हमारा एक सीट है, इसके साथ लाभ जॉइंट और एक सीट को लाभ जॉइंट करेंगे, तो जो ये सीट का जो थिकनेस होता है वो होता है टी। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। देन देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन रेजिस्टेंस वेल्डिंग 2 इलेक्ट्रोड आर मेड ऑफ। जब हम रेजिस्टेंस वेल्डिंग करते हैं, इस रेजिस्टेंस वेल्डिंग में 2 इलेक्ट्रोड होता है, तो ये जो 2 इलेक्ट्रोड होता है वो कौन सा मेटल का होता है। तो इसका आंसर होगा रेजिस्टेंस वेल्डिंग में जो 2 इलेक्ट्रोड का यूज किया जाता है वो कॉपर का होता है। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन एमिटेड बाय वेल्डिंग आर्क इन लाइकली टू कॉज आर्क आई। देखो जब हम वेल्डिंग करते हैं तब तो ये सब रेडिएशन एमिट होते हैं, ये जो हमारा रेडिएशन है ये सब निकलता है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन बाहर निकलता है, इंफ्रारेड रेडिएशन होता है और विजिबल रेडिएशन होता है। तो इनमें से कौन सा रेडिएशन वेल्डिंग के टाइम हमारा आर्क आई प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इसका आंसर होगा जब वेल्डिंग करते हैं उसमें जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन निकलता है ये हमारा आर्क आई प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ओम्स लॉ स्टेट दैट। जो ओम्स लॉ होता है वो क्या होता है। देखो ओम्स लॉ में वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है या फिर करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज होता है। तो इसीलिए जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसका आंसर क्या होगा, ओम्स लॉ स्टेट दैट करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देन द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन आर्क वेल्डिंग द आर्क लेंथ शेल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। जब हम आर्क वेल्डिंग करते हैं
तब उस आर्क वेल्डिंग का जो आर्क लेंथ होता है वो कितना होना चाहिए। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आर्क वेल्डिंग के टाइम जो आर्क लेंथ होता है वो हमारा जो वेल्डिंग होता है उसमें जो इलेक्ट्रोड हम यूज करते हैं उसका डायमीटर जितना होता है उतना ही हमारा आर्क लेंथ होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। जैसे कि मान लो ये हमारा एक मेटल है, उसके साथ ये और एक मेटल है, ये दोनों को हम वेल्डिंग करेंगे। तो इधर से हम इलेक्ट्रोड सप्लाई करेंगे, ये मान लो ये हमारा इलेक्ट्रोड है, तो इस इलेक्ट्रोड और इस जॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस होता है इसको हम क्या कहते हैं, आर्क लेंथ कहते हैं। और ये जो डिस्टेंस होता है ये कितना होना चाहिए, ये जो इलेक्ट्रोड था उसका डायमीटर जितना होगा उतना ही हमारा आर्क लेंथ होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो क्वेश्चन नंबर 11, वेरी लो करंट इन आर्क वेल्डिंग विल रिजल्ट इन। देखो जब हम आर्क वेल्डिंग करते हैं तो हमें एक लिमिट में क्या होता है, करंट चाहिए। अगर उससे बहुत ही कम अमाउंट में करंट हमें मिलेगा तब ये चार में से कौन सा टाइप ऑफ फॉल्ट होगा, जो वेल्डिंग होता है वेल्डिंग फॉल्ट होगा। तो इसका आंसर होगा, अगर आर्क वेल्डिंग में हम बहुत ही लो करंट फ्लो करेंगे, सप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, जो पिलिंग होता है वो बहुत ज़्यादा होगा वेल्ड मेटल का, और जो पेनिट्रेशन होता है वो बहुत कम होगा, और जो इलेक्ट्रोड था उसका ज़्यादातर क्या होगा, वेस्ट ही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, देखो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी रिक्वायर्ड पर केजी इन डीसी वेल्डिंग ऑपरेशन। जब हम डीसी वेल्डिंग ऑपरेशन करते हैं तब पर 1 केजी के लिए हमें कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी की ज़रूरत होगा। तो इसका आंसर होगा 6 से लेकर 10 किलोवाट आवर इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जरूरत होता है पर केजी इन डीसी वेल्डिंग ऑपरेशन। ऑप्शन नंबर 12 का, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ एन एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर। जो एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर होता है उसका एफिशिएंसी कितना होता है। देखो नॉर्मली जो ट्रांसफार्मर होता है उसका एफिशिएंसी ज़्यादा ही रहता है क्योंकि उसमें कोई भी घूमने वाला पार्ट नहीं रहता है। तो इसीलिए जिस ट्रांसफार्मर को हम एसी वेल्डिंग में यूज करते हैं उसका भी एफिशिएंसी ज़्यादा होगा। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी 0.8 इज द एफिशिएंसी ऑफ एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द टेम्परेचर एट द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ कार्बन आर्क वेल्डिंग। देखो जो कार्बन आर्क वेल्डिंग होता है उसमें पॉजिटिव टर्मिनल भी होता है और नेगेटिव टर्मिनल भी होता है, लेकिन क्वेश्चन में है जो नेगेटिव टर्मिनल होता है उसका टेम्परेचर कितना होता है। तो इसका आंसर होगा, जो हमारा कार्बन आर्क वेल्डिंग होता है उसका नेगेटिव टर्मिनल में हमारा 3200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखो, द सेफ्टी एसेसरी टू प्रोटेक्ट द फ्रंट बॉडी ऑफ वेल्डर। देखो जब एक वेल्डर वेल्डिंग करता है उसका जो सामना होता है, जो फ्रंट बॉडी होता है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सा टाइप ऑफ सेफ्टी एसेसरी का यूज किया जाता है। तो इसका आंसर होगा, जो एप्रॉन होता है, इस एप्रॉन को वेल्डर पर उसका फ्रंट साइड में पहनता है, जिससे क्या होता है वो वेल्डिंग से खुद को प्रोटेक्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो क्वेश्चन नंबर 16, जो हमारा थर्मिट वेल्डिंग होता है उसमें इनमें से कौन सा टाइप ऑफ स्लैग फॉर्म होता है। तो इसका आंसर होगा Al2O3। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थर्मिट वेल्डिंग जिसको हम रेलवे ट्रैक में यूज करते हैं, रेलवे ट्रैक में जिसको हम यूज करते हैं उसमें जो स्लैग बनता है वो हमारा Al2O3 होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देन देखो क्वेश्चन नंबर 17 मैथ का है, इसको डिस्कशन नहीं करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 18 देखो, द वोल्टेज इन रेजिस्टेंस वेल्डिंग इज जनरली केप्ट बिटवीन। देखो जब हम रेजिस्टेंस वेल्डिंग करते हैं उसके लिए वोल्टेज का लिमिट कितना होना चाहिए, रेजिस्टेंस वेल्डिंग के लिए वोल्टेज का लिमिट कितना होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा 4 वोल्ट से लेकर 12 वोल्ट के बीच में होना चाहिए रेजिस्टेंस वेल्डिंग के लिए वोल्टेज का लिमिट। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू फॉर रेजिस्टेंस वेल्डिंग। देखो इधर 3 स्टेटमेंट है, वो आई 2i 3i 3 स्टेटमेंट है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रेजिस्टेंस वेल्डिंग के लिए करेक्ट है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तीनों स्टेटमेंट हमारा रेजिस्टेंस वेल्ड के लिए करेक्ट होता है। देखो जैसे कि द टाइम फॉर व्हिच करंट फ्लो इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितना टाइम के लिए करंट फ्लो होगा, अगर ज़्यादा टाइम के लिए होगा ज़्यादा मेल्ट होगा, कम टाइम के लिए करंट फ्लो होगा तो कम मेल्ट होगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। उसके बाद ऑप्शन नंबर 2 देखेंगे, आफ्टर स्विचिंग ऑफ द करंट द प्रेशर इज मेंटेन्ड अंटिल द वेल्ड कूल। जब हम रेजिस्टेंस वेल्डिंग करते हैं, मान लो ये एक पार्ट है, ये और एक पार्ट है, जब हम इसको करंट सप्लाई डिस्कनेक्ट करते हैं उसके बाद क्या करते हैं, दोनों को प्रेशर अप्लाई करते हैं। कब तक, जब तक ये जो वेल्डिंग है
कूल नहीं होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 भी करेक्ट है। उसके बाद ऑप्शन नंबर 3 देखो, वाटर इज सर्कुलेटेड थ्रू द हॉलो इलेक्ट्रोड। जो हॉलो इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं हम रेजिस्टेंस वेल्डिंग में, उसमें उसके चारों तरफ क्या होता है, क्या किया जाता है ना, वाटर पानी का सर्कुलेटेड किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 भी करेक्ट है। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आई, टू आई, थर्ड आई तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। देन देखो क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, द फिल्म प्रोड्यूस्ड बाय एक्सरे इज कॉल्ड। देखो जो एक्सरे होता है उसमें जो फिल्म बनता है वो, उसको हम एक्सोग्राफ कहते हैं या फिर रेडियोग्राफ कहते हैं या फिर गामाग्राफ कहते हैं या फिर फोटोग्राफ कहते हैं। तो देखो एक्सरे में जो हमारा फिल्म बनता है उसको हम क्या कहते हैं, रेडियोग्राफ कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद 21 मैथ का है, 22 मैथ का है, 23 भी रीजनिंग का है, 24 देखो क्वेश्चन नंबर 24, हुईच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर रिवर्स पोलैरिटी वेल्डिंग। देखो एक होता, जब हम डीसी वेल्डिंग करते हैं उसमें एक हमारा स्ट्रेट पोलैरिटी रहता है और एक रिवर्स पोलैरिटी रहता है। तो क्वेश्चन में रिवर्स पोलैरिटी हम किसे कहेंगे, देखो जो रिवर्स पोलैरिटी होता है उसमें इलेक्ट्रोड होल्डर पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव के साथ कनेक्शन होता है, और जो वर्क पीस होता है वो नेगेटिव के साथ कनेक्शन होता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। जब हम डीसी वेल्डिंग में रिवर्स पोलैरिटी करते हैं तब इलेक्ट्रो होल्डर पॉजिटिव होता है, वर्क पीस नेगेटिव होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और जो हमारा अगर पॉजिटिव पोलैरिटी होता, अगर रिवर्स पोलैरिटी के बदले पॉजिटिव पोलैरिटी होता तो उसका अपोजिट होता, जो इलेक्ट्रोड होता है वो नेगेटिव के साथ कनेक्शन होता और जो वर्क पीस होता है वो हमारा पॉजिटिव के साथ कनेक्शन होता। लेकिन इसमें रिवर्स पोलैरिटी है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो क्वेश्चन नंबर 25 है, फॉर्ज वेल्डिंग इज सुइटेड फॉर हुईच ऑफ द फॉलोइंग। देखो जब हम फॉर्ज वेल्डिंग करते हैं तो अब इनमें से कौन सा मेटल सुइटेबल होता है एक फॉर्ज वेल्डिंग के लिए, रॉफ्ट आयरन, कास्ट आयरन, स्टेनलेस स्टील या फिर हाई कार्बन स्टील। देखो फॉर्ज वेल्डिंग के लिए क्या होता है, जिस मेटल में सबसे ज़्यादा कार्बन कम होना चाहिए, फॉर्ज वेल्डिंग के लिए कार्बन का कंपोजिशन बहुत ही कम होना चाहिए। तो ये 4 मेटल में से कौन सा मेटल में कार्बन का कंपोजिशन कम होता है ना, जो रॉफ्ट आयरन होता है इसको हम लो कार्बन स्टील में आता है। तो इसीलिए जो रॉफ्ट आयरन होता है इसको क्या किया जाता है, फॉर्ज वेल्डिंग के लिए सुइटेबल होता है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो क्वेश्चन नंबर 26 है, हुईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट प्रोजेक्शन वेल्डिंग। जो प्रोजेक्शन वेल्डिंग, इसको ये हमारा एक रेजिस्टेंस वेल्डिंग का एक पार्ट होता है, जैसे कि स्पॉट वेल्डिंग वैसे ही ये हमारा प्रोजेक्शन वेल्डिंग भी एक रेजिस्टेंस वेल्डिंग का पार्ट होता है। तो जो प्रोजेक्शन वेल्डिंग होता है इसका दूसरा नाम भी एक होता है जिसको हम क्या कहते हैं, मल्टी स्पॉट वेल्डिंग भी कहते हैं। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट आंसर। प्रोजेक्शन वेल्डिंग को हम मल्टी स्पॉट वेल्डिंग कहते हैं। और जो कॉन्टिन्यूस स्पॉट वेल्डिंग है इसको क्या कहते हैं, हम सीम वेल्डिंग कहते हैं। ये भी आपको याद रखना होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देन देखो क्वेश्चन नंबर 27, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर वेल्ड मेटल क्रैक। देखो जब एक वेल्ड मेटल क्रैक होता है तो ये 4 ऑप्शन में से कौन सा उसके लिए जिम्मेदार होता है। तो इसका आंसर होगा, जो एक वेल्ड मेटल क्रैकिंग होता है मीन्स उसमें स्ट्रेस होता है। ऑप्शन नंबर डी, स्ट्रेस इज द करेक्ट आंसर। और इस स्ट्रेस को हम कम करने के लिए हम क्या करते हैं ना, प्री हीटिंग करते हैं, पोस्ट वेल्ड के बाद पोस्ट हीटिंग भी करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि स्ट्रेस को कम करने के लिए। अगर ये स्ट्रेस कम नहीं होगा तो जो वेल्ड मेटल होता है उसमें क्रैकिंग आ सकता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट आंसर, स्ट्रेस इज द करेक्ट आंसर। देन देखो क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, देखो फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग इज मोस्ट सुइटेबल। देखो इनमें से कौन सा टाइप ऑफ वेल्डिंग के लिए हम ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग मेथड सबसे मोस्ट सुइटेबल होता है। तो इसका आंसर होगा, जब हम मेटल शीट को क्या करते हैं, वेल्डिंग करते हैं, उस गैस वेल्डिंग करते हैं, तब हमें ऑक्सी एसिटिलीन गैस का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, इन आर्क वेल्डिंग प्रोसेस व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल्टरनेटर। देखो आर्क वेल्डिंग के लिए हम ऑल्टरनेटर का भी यूज करते हैं। तो ये जो ऑल्टरनेटर होता है इसका फ्रीक्वेंसी कितना होना चाहिए आर्क वेल्डिंग के लिए। तो इसका आंसर होगा 400 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज होता है, हम सब जानते हैं। तो इसीलिए जो ऑल्टरनेटर होता है जिसको हम आर्क वेल्डिंग में यूज करते हैं उसका फ्रीक्वेंसी 400 हर्ट्ज होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो क्वेश्चन नंबर 30 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज नॉट यूज्ड फॉर मेकिंग नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड के लिए इनमें से कौन सा टाइप ऑफ मेटल को हम यूज नहीं करते हैं। देखो कार्बन को तो करते हैं,
ग्राफाइट का भी यूज किया जाता है और टंगस्टन का भी यूज किया जाता है। ज़्यादातर टंगस्टन को भी टंगस्टन को भी यूज किया जाता है। तो इसीलिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी जो सोडियम होता है इसको हम नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड के लिए यूज नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो क्वेश्चन नंबर 31, हुईच बीड कैरेक्टर इज सीन ड्यू टू हाई वेल्डिंग करंट। जब हमें हाई वेल्डिंग करंट होता है, मीन्स वेल्डिंग के लिए जितना करंट की जरूरत होता है, अगर उससे ज़्यादा करंट फ्लो होता है तो इनमें से कौन सा टाइप ऑफ फॉल्ट बनता है, तो जो स्पार्टर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम वेल्डिंग के टाइम ज़्यादा करंट सप्लाई देंगे तो स्पार्टर बहुत ज़्यादा होता है, तो स्प्लाटर, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, हुईच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन। देखो जो हमारा डिफेक्ट के लिए जो टेस्ट होता है वो टू टाइप का होता है, एक होता है डिस्ट्रक्टिव टेस्ट और एक होता है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। और जो ये हमारा मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन टेस्ट है ये हमारा नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में आता है। और ये जो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होता है हमारा मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट, इनमें से कौन सा नहीं होता है ना, जो सरफेस क्रैक फॉल्ट होता है इसके लिए हम मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन को यूज नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टेम्परेचर प्रोड्यूसिंग थर्मिट रिएक्शन। जो थर्मिट वेल्डिंग होता है उसमें थर्मिट रिएक्शन होता है, जिस वेल्डिंग को हम रेलवे ट्रैक्शन को जॉइंट करने के लिए, जो रेलवे ट्रैक होता है, दो रेलवे ट्रैक को जॉइंट करने के लिए हम थर्मिट वेल्डिंग करते हैं। उसमें जो रिएक्शन होता है जिसको हम थर्मिक रिएक्शन कहते हैं, उसमें इनमें से कितना टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है, तो लगभग 3000 तक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, which of the following welding process has self regulating welding arc। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक है PAW, GTAW, GMAW और SMAW। इनमें से कौन सा टाइप ऑफ वेल्डिंग को क्या कहते हैं, सेल्फ रेगुलेटिंग वेल्डिंग आर्क कहते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिसको कहते हैं गैस मेटालिक आर्क वेल्डिंग, GMAW भी कहते हैं। और PAW जो होता है उसको प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग कहते हैं। और गैस ये जो GTAW होता है इसको गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग कहते हैं। और जो ये हमारा SMAW होता है इसको हम सिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग भी कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 35, क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज द मैक्सिमम थिकनेस दैट कैन बी वेल्डेड इन अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग। देखो जो वेल्डिंग होता है जो हमारा अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग मेथड होता है उसमें हम मैक्सिमम कितना थिकनेस तक दो मेटल को जॉइंट कर सकते हैं। मान लो ये एक मेटल है और ये और एक मेटल है, ये दोनों मेटल का थिकनेस कितना होना चाहिए, मैक्सिमम कितना होना चाहिए जिससे हम अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग मेथड में वेल्डिंग कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ये जो मेटल है इसका थिकनेस मैक्सिमम 2.5 मिलीमीटर तक ही होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा होगा तो हम उसको अल्ट्रासोनिक मेथड में वेल्डिंग नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो क्वेश्चन नंबर 36 है, व्हाट आर द नंबर ऑफ ओपनिंग अवेलेबल इन द कटिंग टॉर्च इन ऑक्सीजन कटिंग प्रोसेस। देखो जो ऑक्सीजन कटिंग प्रोसेस होता है जिसको हम गैस कटिंग भी कहते हैं, उसमें जो ऑक्सीजन गैस निकलता है वही हमारा मेटल को कट करता है। तो ये जो गैस कटिंग प्रोसेस होता है, जो प्रोसेस के लिए जो कटिंग टॉर्च होता है उसमें कितने ओपनिंग होता है। तो इसका आंसर अगर 6 ओपनिंग रहता है। मान लो ये हमारा एक कटिंग टॉर्च का फ्रंट है, इसमें मिडिल में एक रहता है और उसका साइड में 5 रहता है, 5 होल रहता है, जिसको हम टोटल क्या कितना आता है 6 आता है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो क्वेश्चन नंबर 39, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट इज नॉट डिटेक्टेड बाय डाई पेंटेड टेस्ट। ये भी हमारा NDT नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में जाता है। जो डाई पेंटेड टेस्ट है ये भी हमारा नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में जाता है। और इस टेस्ट में हम इनमें से किसको डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं, जो नॉन मेटालिक इंक्लूजन होता है इसको हम डाई पेंटेड टेस्ट में डिटेक्ट नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो क्वेश्चन नंबर 38 देखो, which इज द वेल्डिंग प्रोसेस कॉमनली यूज टू वेल्ड रेलवे रेल्स। वेरी वेरी मैंने बहुत बार कह चुका हूँ, जो रेलवे रेल होता है उसके लिए हम थर्मिट वेल्डिंग का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर। इसमें जो स्लैग होता है ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट Al2O3 होता है, ये भी आपको याद रखना होगा। तो ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर। देन देखो क्वेश्चन नंबर 39,
व्हिच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज इन वेल्डिंग शॉप। जो वेल्डिंग शॉप होता है उसमें जो आग, अगर किसी भी कंडीशन में आग लगता है तो उसके लिए कौन सा टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर का यूज किया जाता है। तो वेल्डिंग शॉप में हम कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 देखो, व्हाट इज द करेक्ट कलर ऑफ हॉसेस फॉर ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन। हम सब जानते हैं ऑक्सीजन गैस के लिए ब्लैक होता है और एसिटिलीन के लिए मैरून कलर होता है। तो देखो ब्लैक फॉर ऑक्सीजन ये नहीं होगा, ब्लैक फॉर ऑक्सीजन और मैरून फॉर एसिटिलीन। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारा एग्जाम में आता है। तो ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। देन देखो क्वेश्चन नंबर 41। 41 क्या है देखो, व्हाट डज एल, ये जो एल है ये E309L में जो एल होता है इनमें से किसके लिए वो स्टैंड होता है। एल के लिए एल क्या मतलब क्या होता है, लीड होता है या फिर लो कार्बन होता है या फिर लो सल्फर होता है या फिर लो हाइड्रोजन होता है। तो E309L में जो एल होता है वो लो कार्बन के लिए यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देन देखो क्वेश्चन नंबर 42। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ डेवलपर। इनमें से कौन सा एक डेवलपर नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑयल सोल्यूबल डेवलपर, तो हाँ ये जो ऑयल सोल्यूबल डेवलपर ये कोई भी डेवलपर नहीं होता है, लेकिन वाटर सोल्यूबल डेवलपर होता है। वाटर सस्पेंडेबल डेवलपर भी होता है, ड्राई पाउडर भी होता है, लेकिन ये जो ऑयल सोल्यूबल डेवलपर ऐसा कोई डेवलपर नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो क्वेश्चन नंबर 43। 43 क्या है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिजाइन रिकमेंडेशन फॉर वेल्डिंग। इनमें से कौन सा एक जब हम वेल्डिंग करते हैं उनमें से कौन सा टाइप ऑफ डिजाइन हमें रेकमेंड किया जाता है। दैट बिल्ड अप द ऑफ वेल्ड फिलेट शुड बी केप्ट टू मिनिमम। देखो जब हम वेल्डिंग करते हैं जो फिलेट होता है उसको मिनिमम रखना आता है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट आंसर। ये जो वेल्डिंग होता है वो जितना कम रहेगा, जितना मिनिमम रहेगा उतना ही अच्छा रहेगा। तो वेल्डिंग के लिए इसी को हम रिकमेंडेशन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन 44, व्हिच काइंड ऑफ रेजिस्टेंस इज एक्सपीरियंस इन ऑफसेट बोल्ट वेल्डिंग। जो रेजिस्टेंस वेल्डिंग का ये भी एक पार्ट है जो ऑफसेट बोल्ट वेल्डिंग है, जैसे कि सीम वेल्डिंग, स्पॉट वेल्डिंग और हमारा प्रोजेक्शन वेल्डिंग। ठीक वैसे ही ऑफसेट बोल्ट वेल्डिंग भी एक रेजिस्टेंस वेल्डिंग का पार्ट है। इसके लिए हमारा कौन सा टाइप ऑफ रेजिस्टेंस का यूज किया जाता है ना, इस रेजिस्टेंस के लिए हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस मेथड का यूज करते हैं। तो ऑफसेट बोल्ट वेल्डिंग के लिए हम इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस मेथड का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो क्वेश्चन नंबर 45। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग प्रोसेस, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं EBW इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग जो प्रोसेस होता है उनमें से इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। देखो जो इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग होता है उसके लिए कोई भी फिलर रॉड की ज़रूरत नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। क्योंकि अगर ऑप्शन नंबर ए को देखें तो इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग में बहुत कॉस्टली होता है और इसमें हाईली रिएक्टिव मेटल का भी यूज किया जाता है और ये वैक्यूम में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर, जिसमें जो इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग होता है उसके लिए कोई भी फिलर रॉड का यूज किया नहीं जाता है। देन देखो क्वेश्चन नंबर 46। 46 क्या है, हाइड्रोजन एम्ब्रिटलमेंट क्या होता है। देखो जब हम क्या करते हैं हाइड्रोजन, देखो ये जो हाइड्रोजन एम्प्लीमेंट होता है इससे क्या होता है, जो मेटल होता है वो ब्रिटल होता है और फ्रैक्चर भी हो सकता है। क्योंकि इंडक्शन ऑफ सब्सिक्वेंट उसमें क्या होता है ना, जब हम हाइड्रोजन एम्प्लीमेंट करते हैं किसी मेटल में तो उसमें हाइड्रोजन गैस का क्या होता है, इंडक्शन किया जाता है और सब्सिक्वेंट किया जाता है, जिससे वो मेटल ब्रिटल भी बनता है और फ्रैक्चर भी होता है उसमें। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो क्वेश्चन नंबर 47। रेटिंग ऑफ सोल्डरिंग आयरन व्हिच इज नॉर्मली यूज फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क इज इन द रेंज ऑफ। देखो जब हम सोल्डरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स वर्किंग के लिए जब हम सोल्डरिंग करते हैं तब उसका रेटिंग कितना होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा 50 से लेकर 100 वाट के बीच में होना चाहिए जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स वर्किंग में सोल्डरिंग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देन देखो क्वेश्चन नंबर 48। 48 क्या है, व्हिच फ्लेम इज सुइटेबल फॉर वेल्डिंग ऑफ ब्रास एंड ब्रॉन्ज। देखो अगर हम ब्रास को हमें वेल्डिंग करना है या फिर ब्रॉन्ज को वेल्डिंग करना है तो हम इनमें से कौन सा टाइप ऑफ फ्लेम को यूज करेंगे। नॉर्मली 3 टाइप का फ्लेम होता है, एक होता है ऑक्सीडाइजिंग, दूसरा न्यूट्रल, तीसरा कार्बोराइजिंग। अगर हम ब्रास को और ब्रॉन्ज को वेल्डिंग करना होता है तो हम ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट आंसर।
क्योंकि अगर हम ब्रास एग्जाम्पल के लिए ब्रास को हम एग्जाम्पल लेंगे, जो ब्रास होता है उसमें कॉपर होता है और हमारा जिंक होता है। जो कॉपर होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है और जो जिंक होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है, और ये दोनों को मिलाकर हमारा ब्रास बनता है। अगर हम इस ब्रास को हम हीट करेंगे तो देखो, पहले ये जो जिंक होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है, जिससे क्या होगा, कॉपर मेल्ट होने से पहले ही जिंक हमारा मेल्ट हो जाएगा, जिससे क्या होगा, ये ब्रास का काम नहीं करेगा। इसीलिए अगर हम ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का यूज करेंगे तो ये जिंक होता है, ये जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, और जो जिंक ऑक्साइड होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट जिंक से ज़्यादा होता है। इसीलिए हम ब्रास और ब्रॉन्ज के वेल्डिंग के लिए हम ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 49 में क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 49 में है, फॉर हाउ लॉन्ग इज पेनिट्रेट अलाउड टू सॉक इन क्रैक। देखो, जो हमारा नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होता है उसमें हम क्या करते हैं, जो मान लो ये हमारा मेटल है, इसमें कोई फ्रैक्चर हुआ है तो इसमें क्या करते हैं, टेस्ट करने के लिए, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट करने के लिए जो हम लिक्विड को, डाई को इधर रखते हैं, वो सक करता है। तो कितने टाइम तक उसको सक करके रखना है, तो इसका आंसर होगा 10 मिनट से लेकर 30 मिनट के तक रखना पड़ता है सक करने के लिए। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डबल वी एंड डबल यू बोट वेल्ड आर यूज फॉर प्लेट्स थिकनेस अप टू। देखो, मान लो ये हमारा, ये देखो, ये सॉरी ठीक से देखो, मान लो ये ठीक, ये वाला ये होता है, इधर से आता है, ये होता है ठीक, वैसे ही इधर भी रहता है और इधर भी रहता है, ये होता है हमारा डबल वी। और डबल यू क्या होता है, अगर ये यू शेप रहेगा तो डबल यू जॉइंट होता है। तो ये कितने थिकनेस से, अगर जो मेटल होता है, ये जो मेटल होता है इसका थिकनेस कितना मिलीमीटर से ज़्यादा होगा, जिसके बाद हमें डबल वी जॉइंट करेंगे या फिर डबल यू जॉइंट करेंगे। तो इसका आंसर होगा, अगर मेटल का थिकनेस 15 मिलीमीटर से ज़्यादा होता है उस कंडीशन में हम डबल वी या फिर डबल यू बोट वेल्ड करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो क्वेश्चन नंबर 51 क्या है, न्यूट्रल फ्लेम इज सुइटेबल फॉर वेल्डिंग। देखो, हम सब जानते हैं जो फ्लेम होता है वो 3 टाइप का होता है, एक होता है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, दूसरा होता है न्यूट्रल फ्लेम, तीसरा होता है कार्बोनाइजिंग फ्लेम। जो न्यूट्रल फ्लेम होता है उसको हम इनमें से किसको वेल्डिंग करने के लिए यूज करते हैं ना, जो कॉपर एलॉय होता है इसके लिए सुइटेबल होता है हमारा न्यूट्रल फ्लेम। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो क्वेश्चन नंबर 52 क्या है, देखो जो लेजर होता है इसका फुल फॉर्म क्या है। तो देखो, लेजर का फुल फॉर्म लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर। ये आपको याद रखना होगा, लेजर का फुल फॉर्म क्या है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर। देन देखो क्वेश्चन नंबर 53 क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर गैस वेल्डिंग। इनमें ये 4 ऑप्शन में से कौन सा ट्रू नहीं है फॉर गैस वेल्डिंग के लिए, क्योंकि जो हीट अफेक्टेड जोन होता है और डिस्टॉर्शन होता है वो हमारा आर्क वेल्डिंग से कम होता है। तो ये रॉन्ग होगा, ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। क्योंकि जो हमारा आर्क वेल्डिंग होता है उसमें हीट इफेक्टेड जोन भी ज़्यादा होता है और डिस्टॉर्शन भी ज़्यादा होता है, लेकिन इसमें लेस कम है, इसीलिए ये हमारा ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। देन देखो क्वेश्चन नंबर 54, द अप्रोक्सीमेट पावर डेंसिटी ड्यूरिंग एन इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग इज ऑर्डर ऑफ। देखो, जो इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग होता है जिसको हम वैक्यूम में, ये एक ही वेल्डिंग होता है जिसको हम वैक्यूम में वेल्डिंग करते हैं, इसके लिए कितना पावर डेंसिटी कितना होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा 10⁷ से लेकर 10⁸ वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये होता है पावर डेंसिटी किसके लिए, हमारा जो इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग होता है EBM इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग के लिए। ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर। देन देखो क्वेश्चन नंबर 55 क्या है, इन आर्क वेल्डिंग व्हिच 3 मेजर पैरामीटर्स हैव टू बी कंट्रोल फॉर सेटिस्फैक्टरी वेल्डिंग ऑपरेशन। जब हम किसी आर्क वेल्डिंग करते हैं तब इनमें से कौन सा 3 पैरामीटर को हमें कंट्रोल करना होता है जिससे हमें सेटिस्फैक्टरी वेल्डिंग ऑपरेशन, हमें जो वेल्डिंग होता है वो सेटिस्फैक्टरी हो सकता है। तो इसका आंसर होगा करंट का भी
करंट और वोल्टेज और जो स्पीड, जिस स्पीड में हम वेल्डिंग करते हैं, ये तीनों को हमें कंट्रोल करना आता है, लिमिट में रखना आता है, जिससे क्या होगा, जो वेल्डिंग ऑपरेशन होता है वो सेटिस्फैक्टरी अच्छा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो क्वेश्चन नंबर 56 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 56 है आर्क स्टेबिलिटी इज बेटर विथ। देखो एक होता है एसी वेल्डिंग, दूसरा होता है डीसी वेल्डिंग, और एक होता है एसी डीसी दोनों वेल्डिंग। इनमें से कौन सा वेल्डिंग में आर्क का स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है? तो इसका आंसर होगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डी। जब हम डीसी वेल्डिंग करते हैं तब आर्क का स्टेबिलिटी ज़्यादा बेटर रहता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देन देखो क्वेश्चन नंबर 57 क्या है 57, देखो सील्डिंग गैसेस आर यूज टू प्रोटेक्ट मोल्टन मेटल फ्रॉम। देखो जब हम वेल्डिंग में सील्डिंग गैस का यूज करते हैं, जैसे कि आर्गन गैस का यूज किया जाता है या फिर हीलियम गैस का यूज किया जाता है, तो ये जो हमारा सील्डिंग गैस होता है, इसको हम इनमें से किससे प्रोटेक्ट कर, मेटल को प्रोटेक्ट करने के लिए इस सील्डिंग गैस का यूज करते हैं। तो इसका आंसर होगा पोरोसिटी और ब्रिटलनेस। जब मान लो ये हमारा एक मेटल है, ये और एक मेटल है, जब हम इलेक्ट्रोड में वेल्डिंग करते हैं तब तो इसके चारों तरफ क्या होता है, ये सील्डेड गैस रहता है। इसका काम क्या होता है, जो हमारा बाहर में जो ये एनवायरनमेंट होता है, इसमें क्या होता है, हमारा हाइड्रोजन, जो हमारा ऑक्सीजन गैस रहता है, और ठीक से देखो ऑक्सीजन गैस रहता है और नाइट्रोजन गैस रहता है। ऑक्सीजन गैस रहता है और नाइट्रोजन गैस रहता है। अगर वेल्डिंग के पास, ठीक से देखो, मान लो ये हमारा एक वेल्डिंग है, ये एक वेल्डिंग हो रहा है, इधर ये हमारा इलेक्ट्रोड आ रहा है, इसके चारों तरफ शील्डिंग गैस है। अगर बाहर में क्या है, ऑक्सीजन गैस है और नाइट्रोजन गैस है। अगर ये ऑक्सीजन गैस इस वेल्डिंग के पास आ जाएगा तो क्या होगा, ये जो जॉइंट होता है ये ब्रिटिल हो जाएगा। और अगर जो नाइट्रोजन गैस है ये अगर वेल्डिंग के पास आ जाता है तो इसे ये क्या होगा, पोरोसिटी होता है। तो ये दोनों जो डिफेक्ट होता है, इससे ये जो वेल्डिंग जॉइंट होता है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके चारों तरफ शील्डिंग गैस का यूज करते हैं, जिससे मेटल पोरोसिटी नहीं होता है और ब्रिटलनेस भी नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो क्वेश्चन नंबर 58 ड्यूरिंग एक्सोथर्मल केमिकल रिएक्शन इन थर्मल वेल्डिंग टेम्परेचर शुड भी कितना होना चाहिए? तो ये लगभग जो नॉर्मली 2000 से लेकर 24,100 तक रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और मैक्सिमम रहता है तो 3500 तक, तो एवरेज बी ही आएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर 2700। देन देखो क्वेश्चन नंबर 59 व्हिच फ्लेम इज सुइटेबल फॉर वेल्डिंग फेरस मेटल कॉपर एलॉय। देखो फेरस मेटल के लिए या फिर कॉपर के लिए या फिर एलॉय के लिए, इनमें से कौन सा टाइप ऑफ फ्लेम सुइटेबल वेल्डिंग करने के लिए सुइटेबल होता है? तो न्यूट्रल फ्लेम होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑक्सीडाइजिंग नहीं होगा, कार्बोनाइजिंग भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देन देखो क्वेश्चन नंबर 60 लास्ट क्वेश्चन है ये। व्हाट इज द इलेक्ट्रोड साइज फॉर वेल्डिंग विथ 300 एम्पियर करेंट इन सबमोर शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग के लिए 300 एम्पियर, अगर शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग में 300 एम्पियर करंट फ्लो किया जा रहा है तो उसमें जो इलेक्ट्रोड होता है उसका साइज क्या कितना होना चाहिए? तो इसका आंसर होगा 7/32। ये ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर। और आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।